नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 23 अक्टूबर 2025 आज थर्सडे का दिन। मार्केट में आज एक सॉलिड गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। काफ़ी सारे लोग फिर से नेगेटिविटी से भर गए कि मार्केट में फिर से गिरावट होने वाली है, ऊपर से रिट्रेसमेंट शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली ये एक पॉजिटिव साइन है। आई हैव बीन एजुकेटिंग यू ऑल टाइम एंड अगेन कि जब कभी भी मार्केट एक गैप अप ओपनिंग शो करे, एक सॉलिड गैप अप ओपनिंग शो करे और सेम डे ही अगर गैप फिल हो जाए, इट इज़ फार बेटर। अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर से नीचे वापस आना पड़ता है। सो इट इज़ इंडीड बेटर कि मार्केट ने सेम डे ही रिट्रेसमेंट करके अपना जो गैप फॉर्मेशन हुआ था उस गैप के फॉर्मेशन को फिल किया है। अल्टीमेटली निफ्टी 50 आज क्लोज हुआ है 23 पॉइंट्स प्लस, निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है 70 पॉइंट्स प्लस। बहुत ही सॉलिड तेज़ी के साथ ये दोनों के दोनों भागे थे और गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छा हेल्दी रीट्रेसमेंट सेम डे हो चुका है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि सेंसेक्स के चार्ट को तो अगर आप देखें 130 पॉइंट्स फिलहाल अभी भी पॉजिटिव ही शो कर रहा है। हालांकि रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया अपने हाई से, उसको हम लोग सब्सिक्वेंटली अभी स्टडी करेंगे इंट्राडे चार्ट पे भी। निफ्टी 50 के बारे में बात करें, 23 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी, निफ्टी बैंक में 70 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमको आज के दिन थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। अच्छा, वहीं बात करें हम लोग मार्केट ब्रेथ के बारे में, एडवांस क्लियर रेशो की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने ही 1200 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर 1651। मॉर्निंग में माहौल थोड़ा पॉजिटिव था। जो बाइंग है, जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू डिक्लाइनिंग स्टॉक। लेकिन बाय दी मिड डे अगर आप देखें तो जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन भी कर रहे थे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा दिखाई पड़ी, स्पेशली आफ्टर 2:30 मार्केट में करीब आधे पौन घंटे मार्केट में हमको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा तादाद में दिखाई पड़ी। और उसमें गिरने वाले स्टॉक्स प्राइमरली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे। अब दोस्तों मॉर्निंग अपडेट में ही हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिविटी है उसके पीछे का रीज़न कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न नहीं है। ट्रम्प साहब ने बोला है कि यूएस ने रशिया से ऑयल ख़रीदना कम कर दिया है तो वो टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे अगले आने वाले कुछ समय में। तो ये एक पॉजिटिविटी का ट्रिगर था। अगर आप मुझसे पूछे कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल न्यूज़, ऐसा नहीं। और ट्रम्प के स्टेटमेंट को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। वॉट ही सेज ही डजन मीन, वॉट ही मीन ही डजन से। तो ऐसे में there is no point cheering up and going gap up opening because Trump has said something। तो ऐसे में ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को हमें पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं बल्कि ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करें, 25,000 के ऊपर, 26,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 25,950 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 7 पॉइंट्स प्लस। वहीं हम लोग बात करें डाउ जोन्स तो 103 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स यूज दिखाई पड़ रहे हैं। सो नेट नेट अगर आप देखें तो मार्केट में माहौल पॉजिटिव ही बना हुआ है। दोस्तों बात करें हम लोग आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बारे में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, इन्फोसिस वाज अमंग द टॉप गेनर्स और स्टॉक वाज अ 4%। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स, क्योंकि यूएस में सिंपल सी बात है, अगर टैरिफ को रिड्यूस किया जाता है तो H1B वीज़ा को लेकर के भी थोड़ा से डाइल्यूशन के बारे में बातचीत हो सकती है, हो सकता है थोड़ा से स्ट्रिक्टनेस कम कर दी जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मार्केट में पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन थी और ये आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। कुछ लोग इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि इन्फोसिस में कुछ इस तरीके की न्यूज़ है कि जो प्रमोटर्स हैं वो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स रिटेल कोटा बढ़ जाएगा। भाई ये कोई पॉजिटिव होने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि मैंने कल के दिन भी ये बोला था 18,000 करोड़ का बायबैक है, उसमें रिटेल बाय करें या बायबैक करें या प्रमोटर बायबैक करें, भाई बायबैक ही तो होना है, उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ तो है नहीं। हाँ, कुछ हद तक कई सारे लोग इसको इससे एसोशिएट कर रहे हैं कि प्रमोटर्स बायबैक में पार्टिसिपेट ना करके अपनी होल्डिंग को होल्ड करना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है टू सम एक्सटेंट, मे बी यस। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग टॉप लूजर्स के बारे में, तो टॉप लूजर्स में एटर्नल 3% के आसपास नेगेटिव था आज के दिन। इंडिगो वॉज 2% डाउन, आयशा मोटर्स, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट वर्दी अमंग टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें तो लास्ट एक हफ्ते में एक्सिस बैंक में 7.5% की तेज़ी रही है, वहीं पर एटर्नल में 7.5% की गिरावट रही है इन द लास्ट 1 वीक। टाइटन 6% अप, सिप्ला, रिलायंस, एशियन पेंट्स वर दी द टॉप आउट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक। वहीं टूटने वाले लिस्ट में, स्टॉक्स की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। वहीं पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें कहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है? स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक,
एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोल इंडिया, आईटीसी, बीईएल, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें बेहतर डिलीवरी परसेंटेज, बेहतर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज 8% अप। अराउंड 3 days बैक हम लोगों ने अपनी एससीआई में पोजीशन क्रिएट करी थी। इसके अलावा आज के टॉप गेनर्स में थे बिरला सॉफ्ट, वीटीएल, केपीआर मिल, आइडिया और ऑल्सो अमंग दी टॉप गेनर्स। टूटने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में लीड कर रहा था गोथफ्रे फिलिप, जो कि भी रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से भागा है। टाटा इन्वेस्टमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5-6% ऊपर था, आज के दिन 5-6% डाउन हो गया। तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। फोर्स मोटर्स, पूनावाला, जीवीटीएनडी, टाटा इन्वेस्टमेंट में भी दोस्तों हमारी पोजीशन है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आउटलुक इसका बहुत पॉजिटिव है। बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक डू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। वहीं बात करें लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस के बारे में, सीएट, वर्लपूल, बीएलएस, एथर एनर्जी, जेके टायर, ये सारे के सारे आउट परफॉर्मर्स हैं इन द लास्ट 1 वीक। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज़्यादा टूटने वालों में लीड कर रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट, जो कि करीब 12% डाउन है द लास्ट 1 वीक। पूनावाला करीब करीब 10% के आसपास डाउन है। तेजस नेटवर्क, केईआई, जिंदल सॉ, ये सारे के सारे टॉप अंडर परफॉर्मर्स हैं लास्ट एक हफ्ते के। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो सकता है कहाँ पर हमें बेहतर एक्यूमुलेशन, कहाँ पर बेहतर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है? तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, आरईसी लिमिटेड, फिन पाई, कॉनकॉर्ड बायो, थ्रेम इंडिया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा किस लिए? क्योंकि दोस्तों ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हम टैरिफ रिड्यूस करेंगे, तो अडानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इस तरीके की कंपनी पे ऑफ कोर्स नज़रें आना लाजमी है। अच्छा, कई सारे लोग जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आफ्टर ऑल हुआ क्या है, क्या नेगेटिव क्लोजिंग हुई है? तो दोस्तों इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि क्लोजिंग नेगेटिव हुई है, बट इस क्लोजिंग के पीछे का रीज़न और लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाएगा, देन यू विल फाइंड कि इट इज़ नॉट नेगेटिव एज सच। अगर आप देखें तो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और मार्केट ने स्टार्टिंग में तकरीबन हाफ डे मार्केट ने कंसोलिडेशन शो किया। अल्टीमेटली मार्केट चूज टू फिल द गैप, है कि नहीं? और वही सेम चीज़ आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई पड़ेगी। निफ्टी 50 में सेम ही कार्रवाई हुई थी। अल्टीमेटली लास्ट के तकरीबन हाफ डे में मार्केट चोज टू फिल द गैप। पहले हाफ डे में मार्केट ने कंसोलिडेशन शो किया, लेकिन कंसोलिडेशन भाई सिंपल सी बात है, कंसोलिडेशन शो किया, द मार्केट हैड टू मूव अप, मार्केट को ऊपर जाना था, तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर देना था। लेकिन मार्केट ने सोचा कि भाई ऐसा है कि ट्रंप साहब की बातचीत पे ज़्यादा भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू कम बैक टू दी रैशनल, कम बैक टू दी ग्राउंड। तो ऐसे में दोस्तों मार्केट अपने रैशनल को ध्यान में रख करके उसी लेवल पर क्लोज हुआ है जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, सेम आपको निफ्टी बैंक में भी चार्ट दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक उसी लेवल पर क्लोज हुआ है जिस लेवल पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई थी। तो बेसिकली अल्टीमेटली गैप अप ओपनिंग हुई और पूरा का पूरा गैप फिल हो गया। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछें कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक तो लाइफ टाइम हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी माहौल में कंसोलिडेशन था और आज के दिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद रिट्रेसमेंट हो गया। बट अगर आप मुझसे पूछें कि इन तीनों में से सबसे पॉजिटिव क्या है, सबसे पॉजिटिव मुझे निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई पड़ रहा है। और निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाइस को ब्रीच कर चुका है, बट निफ्टी 50 ने अभी भी अपने लाइफ टाइम हाइस को ब्रीच नहीं किया। एंड जैसा कि मैं अपने अपने लास्ट वीडियो के डिस्कशन पे आपका ध्यान फिर से लाना चाहता हूँ। सबसे पहला लेवल जो कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए वो है 26,200 लेवल, जो कि निफ्टी 50 का लाइफ टाइम हाई लेवल है। वहाँ तक की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए और आज के दिन के रिट्रेसमेंट से आपको बहुत ज़्यादा बॉग डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जिनमें की बड़ी न्यूज़ है उनको भी स्टडी करेंगे। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हम लोग FIID डेटा के बारे में, जैसा कि आपके सामने डाटा है। सो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ NSE का डेटा अपडेट हुआ है। NSE, BSE और MSCI का जो कॉन्सोलिडेटेड डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो सिर्फ NSE के डेटा के हिसाब से आज के दिन FIIs ने माइल्ड सी सेलिंग करी है। माइल्ड सी नहीं मतलब 1500 करोड़ की सेलिंग करी है। DIIs की तरफ से 4000 करोड़ की बाइंग है। सो नेट नेट अगर आप देखें तो 2500 करोड़ की बाइंग हुई है, प्राइमरली लेड बाय DIIs। दोस्तों आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में दो FMCG मेजर के रिजल्ट्स आए हैं। वन इज HUL एंड द सेकंड वन इज कोलगेट पामोलिव। पहले बात कर लेते हैं HUL के रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों HUL से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी नहीं थी और मार्जिनल ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी और अल्टीमेटली वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ा है। रेवेन्यू जैसा कि पिछले साल था 15,500 करोड़, अभी कितने रेवेन्यू आए हैं? 15,550 करोड़, मतलब 50 करोड़ का। देयर इज़ हार्डली एनी ग्रोथ इन रेवेन्यू।
प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल यहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स थे 2613 करोड़, जो कि बढ़ करके 2686 करोड़ आए। और काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जीएसटी रिड्यूस हुआ है, बहुत कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपसे बोलता रहा हूँ कि जो आदमी कल तक 2 रोटी खाता रहा है, वो आज से 4 रोटी और 6 रोटी थोड़ी खाने लगेगा जस्ट बिकॉज आटा सस्ता हो गया। भाई आदमी जितना रोटी खाता था, अगर आदमी एक बार दिन में नहाता है तो एक ही बार नहाएगा, है कि नहीं? वो 4 बार तो नहाने नहीं लगेगा क्योंकि साबुन सस्ता हो गया। सिंपल सी बात है। तो कंजम्पशन इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ पॉजिटिव सेंटीमेंटल बूस्ट। ये सेंटीमेंटल बूस्ट है, अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि इससे कंपनीज़ को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, आई डोंट थिंक सो। हाँ, सेंटीमेंटल बूस्ट के चलते कुछ थोड़ी मोड़ी स्पेंडिंग बढ़ सकती है, और वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। मैंने इसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एसी, फ्रिज एंड सो ऑन। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग एचयूएल के बारे में, तो एचयूएल में प्रॉफिट्स में सिर्फ 3% का इजाफा है, रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है। मार्जिन्स के बारे में बात करें, पिछले साल जहां कंपनी के मार्जिन्स थे 23.86%, और अभी के बारे में बात करें तो 22.86%, 23% के आसपास मार्जिन्स आए हैं। तो मतलब मार्जिन्स में बल्कि अगर आप देखें थोड़ा सा हमको डी ग्रोथ ही दिखाई पड़ा है। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ब्लास्ट रिजल्ट फ्रॉम एच, और वैसे ही फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं। स्टॉक को अगर आप देखें तो स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई के लेवल से 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके गिर चुका है, और आज के दिन फिर से उसने 2700 के लेवल्स के आसपास पहुंचने की नाकामयाब कोशिश करी थी, और अल्टीमेटली ब्रीच नहीं कर पाया। तो दोस्तों जब तक ये रेजिस्टेंस, आप देख रहे हैं ना, ये जो लेवल है, 2 टॉप जहाँ पर बने हुए थे, जहाँ पर रेजिस्टेंस था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस हैपेंस टू बी समवेयर क्लोज टू 2750 लेवल्स। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक एचयूएल का स्टॉक ऊपर छूटेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन एक बड़ी मार्केट में दोस्तों इस तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं ना, मतलब लोग भी क्या करें। भारत फौज में इस प्रकार की न्यूज़ थी कि इनको क्लोज कॉम्बैट मशीन गन का ऑर्डर मिला है इंडियन आर्मी की तरफ से, 2700 करोड़ की डील हुई है। उसके चलते भारत फौज काफ़ी पॉजिटिव भी था। हालांकि भारत फौज ने बाद में ये बोला कि भैया ऐसा है कि इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं है कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। भारत फौज डिनाइड। हाउ एवर स्टॉक के चार्ट के बारे में बात करें, जिस तरीके की आज के दिन क्लोजिंग हुई है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो इफ़ नॉट नाउ देन मे बी इन टाइम्स टू कम। सो ओवरऑल चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। आई वॉन्ट यू टू स्टडी द चार्ट ऑफ भारत फॉर्ज। इसके अलावा आज के दिन कुछ और भी रिजल्ट्स आए थे, जिसमें कि कोलगेट पामोलिव के रिजल्ट्स थे, और इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के भी न्यूज़ थी, जिसमें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ के ऑर्डर्स को अप्रूव किया। अब दोस्तों इसमें अगर आप मुझसे पूछें, सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं बीडीएल और बीईएल सरीखे स्टॉक्स, और बीएल में तो मेरा व्यू वैसे भी बहुत पॉजिटिव रहता है। हालांकि बीडीएल का चार्ट काफ़ी पॉजिटिव नहीं, इनफैक्ट आज के दिन स्टॉक निगेटिव ही रिएक्ट कर रहा था, बट बीईएल वॉज लुकिंग वेरी डिसेंटली पॉजिटिव, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। ओवरऑल 79,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करेगी तो जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पाई डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा कोलगेट के रिजल्ट्स आए थे। कोलगेट के रिजल्ट्स भी वैसे ही डिसमल रिजल्ट्स थे एचयूएल की तरीके। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि कोलगेट ने अपने एक्सपेक्टेशन को मिस कर दिया है। जिस प्रकार से एचयूएल ने अपने गाइडेंस, अपने एक्सपेक्टेशन को मेंटेन रखा है, मतलब जो एस्टिमेटेड था वैसे ही आया, इन्होंने मिस कर दिया। फिलहाल कोलगेट पामोलिव के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल उसको छोड़ते हैं दोस्तों, जो एक्सपेक्टेशन था उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखा था कि जो प्रॉफिट्स आएंगे वो आएंगे 328 करोड़ के, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए कितने हैं, 327.5, तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम। रेवेन्यू के बारे में बात करें, मार्केट ने एक्सपेक्ट करा था कि 1538 करोड़ का आएंगे, आए कितने हैं, 1519.5 करोड़, तो यहाँ पर भी हमको मिस दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन के बारे में बात करें, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 30.2% के मार्जिन होंगे, और मार्जिनल वही ऑलमोस्ट वही मार्जिन आए हैं 30.6%, तो वहीं पर थोड़ा सा पॉजिटिव है। अदरवाइज रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में तो ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। नो डाउट अबाउट इट कि स्टॉक 52 वीक के लो के आसपास क्यों ट्रेड कर रहा है। अगर आप बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई के, वो है 3800, और स्टॉक लगातार गिरता चला जा रहा है और 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें क्या दिखाई पड़ रहा है, सो मेरे हिसाब से इट हैज़ वेरी लेस टू लूज़। अब यहाँ पर इसके पास लूज़ करने के लिए बहुत कम है। इसके अलावा रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली
आज के दिन मार्केट का जो टेस्ट ख़राब करने में सबसे बड़ा रोल रिलायंस का था। और रिलायंस में जो रोल था वो ट्रम्प साहब का था। ट्रम्प साहब ने क्या कहा है कि भाई रशिया से आप ऑयल नहीं लेंगे, और रशिया से ऑयल लेने में जो सबसे बढ़िया बेनिफिट मिल रहा था वो रिलायंस को मिल रहा था। सस्ता क्रूड ये रशिया से उठा रहे थे, रोज़ नेफ्ट से। और भैया सिंपल सी बात है कि रोज़ नेफ्ट से सस्ता तेल मिल रहा था, अपने पास रिफ़ाइन कर रहे थे और पूरी दुनिया में बेच रहे थे। और उसका बेनिफिट इंडिया को तो कम मिल रहा था, लेकिन रिलायंस को और बाकी जिसको मिल रहा था आपको पता है। फिलहाल अभी यूएस ने बोल दिया है, प्रेशर बना दिया है, पूरा माहौल बना दिया है कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदा जाएगा, और इंडिया अपने FY 2025 के एंड तक अपनी रशिया के ऑयल इंपोर्ट को और भी ज़्यादा कट करेगा, एज हाई एज 40%, 40% तक कम करेगा। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से द सिंगल कंपनी जिसको कि सबसे बड़ा नुकसान होता है वो दिखाई पड़ सकता है, वो है रिलायंस। और उससे क्या होगा, उससे सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वाइड क्रूड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और क्रूड के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो द ओनली कंपनी विच इज़ लाइकली टू गेट बेनिफिटेड इज़ ONGC। और उसकी वजह से ONGC वॉज 1.5% अप। और जिस प्रकार से सस्ता क्रूड हो रखा था, ONGC का स्टॉक गिरा पड़ा था। लेकिन अभी अगर क्रूड महंगा होता है तो ONGC जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन में है, ऑयल की ट्रेडिंग में है, ऑयल एंड गैस के बिजनेस में है, और क्रूड दैट इज़ इन्वेंट्री का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनके रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ सकते हैं। तो इसको स्टडी करिए दोस्तों। आई होप आपको मैंने काफ़ी क्लैरिटी देने की कोशिश करी है विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 16 मिनट्स। और वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक यूज ऑफ देम। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।